नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई और एफआईआई में डिफरेंस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे पीपीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। क्योंकि आज हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया है कि डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो एफडीआई है उसका जो इन्वेस्टमेंट है 49% यानी 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये एफडीआई होता क्या है। जब आप एफडीआई समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी आसानी से। साथ ही साथ एफआईआई के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये और इन दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। इस वजह से लोगों को डाउट हो जाता है कि ये एफडीआई किसे कहेंगे या एफआईआई किसे कहेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एफडीआई और एफआईआई को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके डेफिनेशन और इनके एक्चुअल डिफरेंस की। तो देखिए, इंडिया में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे 100% एफडीआई है। मतलब कोई भी फॉरेनर आके अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो रेलवे उसमें से एक है जिसमें 100% एफडीआई दिया हुआ है, लेकिन सर्विसेज में नहीं। सर्विस में आप 100% नहीं दे सकते। बाकी कोई अगर जैसे आपको कहीं नई ट्रेन यहाँ पे चलानी है, जैसे बुलेट ट्रेन की ही बात कर लेते हैं, तो उस पर आपको 100% एफडीआई मिला हुआ है यहाँ से। तो मान लेते हैं किसी इन्वेस्टर ने यहाँ पे 100% एफडीआई की वजह से यहाँ पे बुलेट ट्रेन लगाने की सोची इंडिया में। दिल्ली से और मुंबई तक के लिए उसने ट्रैक बिछाया बुलेट ट्रेन, और बुलेट ट्रेन यहाँ से चलाई। 1 अरब का उसने इन्वेस्ट किया, 1 अरब का। अब उसको ज़रूरत पड़ती है कुछ और पैसे की, जो उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करेगा, अब इसको सोचेगा कि लो अपने शेयर बेचते हैं, मार्केट में शेयर उतार देते हैं। जब शेयर उतारेंगे तो लोग खरीदेंगे उसको, जब खरीदेंगे तो उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वो और इन्वेस्ट कर पाएगा। तो जब उसको शेयर मार्केट में उतरना होता है तो सबसे पहले हम सभी को पता होगा उसको बीपीओ लॉन्च करना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जब शेयर मार्केट में उतारा जाता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट कौन उतारेगा? एफडीआई वाला उतारेगा ना, क्योंकि वही उसी ने इन्वेस्ट किया है। और अब सेकेंडरी मार्केट क्या होगा, ये जो शेयर आ गया और कोई दूसरा बंदा खरीदेगा, तो वो एफआईआई वाले कोई भी फॉरेन का बंदा खरीद सकता है, तो वो हो जाएगा एफआईआई। उसने कुछ परसेंट शेयर यहाँ के खरीद लिए, लेकिन वो शेयर 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम ही होने चाहिए, नहीं तो उसको भी एफडीआई में काउंट कर लिया जाता है। तो आपको अब डिफरेंस पता चल गया होगा एफआईआई और एफडीआई में। चलिए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी फॉरेनर जब डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है किसी दूसरी कंट्री में तो उसको कहता है एफडीआई। वहीं एफआईआई की बात करें तो कोई भी फॉरेनर जब इन्वेस्ट करता है सेकेंडरी मार्केट में तो उसको कहा जाता है एफआईआई, यानी वो शेयर खरीदता है यहाँ के, वो भी 10% से कम। सिर्फ एफडीआई और एफआईआई में हम डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें एफडीआई की, तो एफडीआई क्या है, कोई फॉरेनर जब किसी की कंपनी को खरीद लेता है या एक खुद की कंपनी बना लेता है तो उसको एफडीआई कहा जाता है। वहीं एफआईआई क्या कहता है, ये इन्वेस्ट करता है, ये एक इन्वेस्टर होता है जो कि मार्केट में वहाँ के इन्वेस्ट करता है। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट पे फोकस करती है, वहीं एफआईआई जो है वो सेकेंडरी मार्केट पे फोकस करती है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेकेंडरी मतलब सिक्योरिटी या डिबेंचर्स को ख़रीद लेना। वहीं प्राइमरी मार्केट इसी को लॉन्च करती है, सिक्योरिटीज शेयर को। देखिए, एफआईआई जो होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो एफआईआई जो भी इन्वेस्ट करता है जो बंदा फॉरेनर, वो जब चाहे कभी भी वो अपने पैसे शेयर वापस बेच कर जा सकता है। लेकिन अगर एफडीआई की बात की जाए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए, एफआईआई आसानी से स्टॉक मार्केट में आ सकती है और जब मन चाहे अपने पैसे निकाल के जा सकती है, लेकिन क्योंकि एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती।
इसीलिए जो एफडीआई होती है इसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि भाई उसने पूरी एक कंपनी अपनी यहाँ पे स्टार्ट की है, तो जाहिर सी बात है उसने लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट किया है, तो वो स्टेबल रहेगी यहाँ लंबे समय तक। वहीं एफआईआई का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल को उसका समझ में नहीं आ रहा, या यहाँ के शेयर मार्केट गिरने लगे तो बेच बाच के भाग गया। जो एफडीआई है वो हमेशा 10% से ज़्यादा जब ख़रीदा जाता है तभी माना जाता है एफडीआई। वहीं जो एफआईआई होता है वो 10% से हमेशा कम होगा। एफडीआई को कौन डायरेक्ट करता है? एफआरबीआई, एफआईबीपी और कुछ कंपनियां। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो इसको डायरेक्ट करता है सेबी, आरबीआई और कंपनीज। अब देखिए ये फेमा एक्ट क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919। इसका बेसिकली मोटो क्या होता है इस एक्ट का, कि जो फॉरेन की करेंसीज है उसको प्रोटेक्ट करना, इस वजह से ये एक्ट लाया गया था। वहीं अगर ये एफआईबीपी की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि एक तरह से फॉरेनर को प्रमोट करना कि आइए यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर सेबी की बात कीजिए तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। देखिए आरबीआई और सेबी में डिफरेंस ये है कि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है आरबीआई, वहीं ये कैपिटल मार्केट को देखता है। तो यहाँ एक और छोटा सा आपको डिफरेंस मैं बता देना चाहूँ, मनी और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए मनी जो कैश होती है, जो पैसे होते हैं उसको मनी कहा जाता है, जिससे हम कुछ चीज़ें खरीद बेच सकते हैं तुरंत। वहीं कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो कैपिटल किसी भी कंपनी में जितनी भी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं उन सभी को कैपिटल कहा जाता है। जैसे लैंड हो गया वो कैपिटल होगा, उसकी मशीन हो गई वो कैपिटल हो गई, और जो वहाँ के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें यूज़ की गई होती हैं वो सभी कैपिटल में काउंट की जाती है। वहीं मनी तो बता ही दिया आपको, कैश जिसका तुरंत ही ट्रांजैक्शन किया जा सके। तो ये तो डिफरेंस, आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा इन दोनों में। अब देख लेते हैं कितना कितना एफडीआई किस किस सेक्टर्स में है। अभी मैंने सारे सेक्टर्स को इसमें नहीं लिया है, कुछ मेजर सेक्टर्स को लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स है वो डिफेंस प्रोडक्ट में अब 74% इन्वेस्टमेंट हो गया एफडीआई का, जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। क्योंकि इससे पहले यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट होता था 49% का, अब हो गया है ये बढ़ के 74%। तो देखते हैं, देखिए रेलवे में 100% कोई भी एफडीआई ले सकता है। इंश्योरेंस की बात की जाए तो 49%। फार्मा कंपनी जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती हैं उसमें 74% शेयर होते हैं। एयरलाइंस में 100% शेयर होते हैं और ऑटोमेटिव में 100% शेयर होते हैं। तो आई होप अब आपको एफडीआई और एफआईआई में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक और मॉडल बता देते हैं, पीपीपी। इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपने एक और पीपीपी का फुल फॉर्म देखा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो अलग चीज़ है। अभी हम बात करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। तो ये देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी कोई भी प्राइवेट बंदा अगर एक साथ जब इन्वेस्ट करता है तो उसको कहा जाता है कि ये पीपीपी मॉडल पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट 1991 से इंडिया में आया, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव यहाँ के पीएम हुआ करते थे और जो फिनेंस मिनिस्टर होते थे वो मनमोहन सिंह थे। तो इन लोगों की तर्ज पे ये पीपीपी मॉडल इंडिया में लाया गया था। इससे पहले जितनी भी इंडिया की महारत्न कंपनियां मानी जाती हैं, जैसे घेल, बेल, कोल इंडिया लिमिटेड और भी 7 इस समय कुल हैं जो अपनी महारत्न कंपनियां हैं, उसको वाइट एलिफेंट कहा जाता था। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती थी लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब ये पीपीपी मॉडल का कंसेप्ट सामने आ गया और कुछ % शेयर जो है वो प्राइवेटाइज कर दिए गए, किसी प्राइवेट कंपनी ने ख़रीद लिए, फिर उसी के बाद गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा इससे जो सेफ हो गया, जो वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकती थी। और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के हाथ में आ गया तो दोनों लोगों का आइडिया लग गया। तो उस वजह से फिर बाद में इन्होंने अरबों खरबों रुपए का प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। हर एक साल
5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट एक अपनी महारत्न कंपनी देती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पीपीपी। 1991 में एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था एलपीजी, जिसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद यहाँ इंडिया में लोग बाहर से आके इन्वेस्ट करने लगे और ग्लोबल हो गया इंडिया, मतलब हर जगह कोई भी बाहर का यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकता था, या इंडिया भी बाहर जाके कर सकती थी इन्वेस्ट। तो इसके बाद इंडिया का काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। और प्राइवेटाइजेशन जब दोनों लोग मिलके काम करने लगे कि कुछ सेक्टर्स प्राइवेट वालों को भी दे दिए गए। पहले क्या होता था, मैक्सिमम जो होती थी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही चीज़ें रहती थी, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होने लगा, क्योंकि प्राइवेट के बंदों के हाथ में भी आ गया था। लिबरलाइजेशन मतलब थोड़ी सी लिबरल हो गई थी। तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी पीपीपी मॉडल का भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी तो हम एक एग्जांपल के द्वारा आपको और समझा देते हैं। मान लीजिए कोई नई रेल लॉन्च करनी है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है 1 करोड़ रुपए का। तो पीपीपी में क्या होगा, देखिए 50 लाख रुपए गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट कर देगी और 50 लाख रुपए गवर्नमेंट कह देगी कि कोई भी प्राइवेट बंदा जिसके पास 50 लाख है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और जो प्रॉफिट होगा फिर उसी हिसाब से 50-50 आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये होता है मतलब दोनों का इन्वेस्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, कि दोनों लोग ने पार्टनरशिप में कोई काम स्टार्ट कर दिया है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।